रहमानी कुव्वतों और बदी की ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग। काली दुनिया के काले लोगों की पुरइसरार कहानी। काली दुनिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी काली दुनिया, एपिसोड नंबर 9। माँ की तशफ़ी की खातर मैंने हौसला मंद मुस्कुराहट से कहा, अम्मा तेरी दुआएं मेरे साथ हैं और फिर मैं तो बेगुनाह हूँ। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हम दोनों भाइयों को इन मुश्किल हालात से ज़रूर निजात दिलाएगा, आमीन। माँ और बहन बुशरा ने बीक वक़्त दुआया कलमा अदा किया। अच्छा अम्मा, तुम बेफ़िक्र रहो, मैं चलता हूँ और हालात को अपने हक़ में लाने की कोशिश करूँगा, मैंने रुखसत होते हुए कहा। दोनों के चेहरे गमगीन हो गए। मैंने अम्मा और बहन को एक बार फिर तसल्ली दी और अपने आंसू ज़ब्त किए। खिलौनों का टोकरा उठाए बाहर आ गया। गांव में शोर मचा हुआ था। उमैर की गांव में मौजूदगी और फिर फरार की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मैं इधर उधर खिलौने बेचने के बहाने यही सुन गुन लेता रहा कि आया उमैर खुदा न ख्वास्ता पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ गया। मगर घंटे भर तक मुझे ऐसी कोई बुरी खबर ना मिली। हर तरफ यही खबर गर्म थी कि उमैर फरार होने में कामयाब हो चुका है। मुझे उमैर के छीदा के घर से फरार होने पर दुख भी हो रहा था और मैं इस दुखी दिल से सोच रहा था कि यहाँ से फरार होकर आखिर वो कहाँ जाएगा। मगर मैं क्या कर सकता था? मैं तो उसके लिए दुआ ही मांग सकता था कि अल्लाह मेरे छोटे भाई उमैर को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं ये इत्मीनान करने के बाद उमैर अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, फरीदू के घर की तरफ चल दिया। मुझे पता था कि सुबह के वक़्त उसका बाप ही अपनी दूध की दुकान खोला करता था, जबकि फरीदू दोपहर का खाना खाकर दुकान पर जाता था तो उसका बाप खाना खाने घर आ जाता था। चुनाचा मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त फरीदू को घर में ही होना चाहिए था। मैंने फरीदू को चालाकी के साथ पकड़ने का मंसूबा बनाया था, इसलिए मुझे वक़्त का इंतज़ार था, किसी मुनासिब वक़्त का। मैंने उसके घर के दरवाजे पर सदा लगानी चाहिए ही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मैंने फरीदू की माँ को बाहर निकलते देखा। उसके हाथ में खाने का डब्बा था। मैं परेशान हो गया, क्या फरीदू घर में नहीं था? मैं ये जानने के लिए आगे बढ़ा और फरीदू की माँ से अज़राह अखलाक कहा, माँ जी फरीदू किधर है? आज आप खाना ले जा रही हैं। हे बेटा, आजकल के बालकों को जाने क्या हो गया है, वो शिकायती लहजे में बोली। सुबह सुबह अपने दोस्त कासम के साथ घर से निकल गया था। कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है, दोस्त की शादी है और वहाँ उसकी शादी में काम के हाथ बटाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका लगा। कहीं वो मरदूद कासम को अपना हम ख्याल बनाकर अपनी महम पर तो नहीं रवाना हो गया। मैंने धड़कते दिल के साथ सोचा और मज़ीद ये कि उस मरदूद ने शाहद चाचा के बेटे कासम को भी अपने साथ उस शैतानी मकसद के लिए मिला लिया था। मैं खामोशी से आगे चल दिया और सीधा कासम के बाप की दुकान पर पहुंचा। वो उस वक़्त किसी गाहक को चीनी तोल कर दे रहा था। कुछ और गाहक भी मौजूद थे। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर उसके फारग होने का इंतज़ार करने लगा। ज़रा देर बाद वो फारग हुआ तो मैं खिलौनों का टोकरा बदस्तूर अपने सर पर ही रखे हुए उसे सलाम करने के बाद बोला, चाचा तेरा बेटा कासम नज़र नहीं आ रहा, किधर है वो? मैंने अपने लबो लहजा बदलने की कोशिश की थी। शाह चाचा ने पहले तो बगौर मुझे देखा, फिर बोला, वो तो आज सुबह तड़के फरीदू के साथ शहर चला गया है किसी दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए। पर तू क्यों पूछ रहा है? उसे जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए बोला। चाचा कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी, बस उसने मुझसे खिलौने ख़रीदे थे और कहा था कि पैसे बाद में ले लेना। क्या बात हुई? वो चौंक कर बोला, वो कोई बच्चा है, चल भाग यहाँ से, टक्के खड़े करने आया है।
उसने मुझे झिड़का तो मैं खाइफ होकर बोला, चाचा लड़ता क्यों है, मैंने तेरे से कोई पैसे थोड़े ही मांगे हैं। अच्छा चल भाग यहाँ से, वो हाथ झटक कर बोला। मैं चुपके से खिसक लिया। मेरे दिल को परेशानी ने जकड़ लिया था। वही हुआ जिसका डर था। फरीदू कासिम को अपना हम ख्याल बनाकर महम पर निकल चुका था। सबसे पहले वो लारी अड्डे ही गए होंगे और सुबह निकले थे। यकीनन शहर जाने वाली पहली बस पकड़ी होगी उन्होंने। मगर मैंने सोचा रामासी का मंदिर देहरादून के इलाके में था जो पड़ोसी मुल्क में वाक़या था। आखिर फरीदू ने वहाँ तक पहुँचने का कोई ना कोई मंसूबा तो बनाया होगा। गैर कानूनी तौर पर वो सरहद पार नहीं कर सकते थे, जबकि पासपोर्ट और वीज़ा बनाने में भी वक्त दरकार था। वो यकीनन शहर अपने किसी दोस्त के यहाँ ही होंगे। मुझे उनके शहर वाले दोस्त का पता मालूम करके फ़ौरन शहर निकल जाना चाहिए था। चुनाचा मैं सकीना के गांव पहुंचा। सबसे पहले खिलौने वाले को टोकरा वापस किया। 60 रुपये मेरा कमीशन बना। उसके अलावा भी मेरे पास 500-600 रुपये थे। वो दौर भी सस्ता था, मगर मुझे अपनी माँ और बहन को भी जाकर तसल्ली देना थी। हमारी ज़मीन मुंशी ने संभाली हुई थी। अम्मा और बहन की गुज़र औक़ात बआसानी हो रही थी। मैंने सकीना को अपने जाने की इतला दी। वो बेचारी उदास हो गई, मगर मैं जाने पर मजबूर था। लेकिन मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया था कि कोई मसला हो तो ये मेरी अम्मा और बहन के साथ रह सकती है। मैं वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचा और अम्मा को अपने जाने की खबर करके फ़ौरन निकल आया, मबादा किसी को मेरे बार बार घर आने जाने पर शुबा हो जाए। अम्मा और बहन ने मुझे दुआओं के साथ रुखसत किया। कुछ पैसे अम्मा ने मुझे दे डाले। मैं लारी अड्डे पर जाने से पहले फरीदू के घर पहुंचा। हस्बे तवक्का उसकी माँ तनहा थी और मैंने उसे कहा, मैं शहर जा रहा हूँ। वो मुझे बताए कि फरीदू अपने कौन से दोस्त के पास ठहरा है ताकि मैं वापसी में उसकी खैर खैरियत लेता हूँ। उसने झट मुझे उसके दोस्त का नाम का पता बता दिया। मज़ीद पूछने पर मालूम हुआ कि वो दोस्त उनका दूर परे का रिश्तेदार भी लगता था, जिसका नाम ज़ुबैर था। शहर में उसके बाप मुकर्रम अहमद की फ़ोटो स्टूडियो की दुकान थी और वो मुगलपुरा में रहते थे। मैं सीधा लारी अड्डे पहुंचा। मुसाफिर लारी जब शहर जाने के लिए गांव से रवाना हुई तो सह पहर के 4 बज रहे थे। लाहौर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा मज़ीद लग सकता था। तेज़ रफ्तार वैगनों और लग्जरी कोचेज़ का दौर नहीं था, बस लारियां ही थी जिसके अंदर मकामी सवारियों की भरमार थी और वो रींग रींग कर शहर पहुंचती थी। ये 1952 की एक ठठरी हुई शाम थी। मैं लारी अड्डे बोहरा चौक पर उतरा। तांगे रेलवे स्टेशन से सवारियां भरे ला रहे थे। मैं मुगलपुरा जाने वाले तांगे में ही बैठ गया। रास्ते वीरान थे और सड़क सुनसान। तांगा चलता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा। मेरी सबसे आखिरी मंजिल थी। रात के 8 बजने वाले थे। तांगे में सिर्फ 2 ही मुसाफिर बचे और वो भी आगे BRB से आने वाली एक शाख के ऊपर बने चौराहे पर उतर गए। तांगा अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, शायद खाली होने की वजह से। मगर अचानक घोड़े की ज़ैन की एक कड़ी निकल कर झूल गई। तांगे वाले ने फ़ौरन तांगा रोक लिया। धत तेरे की, तुझे भी अभी टूटना था, वो बड़बड़ाता हुआ उतरा और मैं भी नीचे उतर आया। वो जंजीर जोड़ने में मुनहक हो गया और साथ ही साथ बड़बड़ाता भी जा रहा था। इसे ख्वाम ख्वाही बोलने की आदत थी। ऐसे बड़बोले बाद मर्तबा बड़े काम की बात मुंह से निकाल देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस तांगे वाले के साथ भी यही हुआ। जंजीर जोड़ते हुए उसके मुंह से निकल गया, अरे राजे की जंजीर, जल्दी ठीक हो जा, आज तो तू सरहद पार की सवारी मिली है, मुंह मांगा किराया मिलेगा। मेरा माथा ठनका। दुनिया इत्तफाक़ात से भरी पड़ी है। कदमों तले मंजिल दूर हो जाती है और दूर मंजिल कदमों तले आ जाती है। चाचा, क्या तू सरहद पार भी सवारी ले जाता है? मैंने कदरे चौंक कर कहा। धत तेरे की, उसके मुंह से। और उसने तो शाही किले के बादशाहों को भी बर्बाद करके रख दिया, वो अपने आप को कोसते हुए बोला। मैं उसकी तशफीक करते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं चाचा, ये बातें बादशाहों के बर्बाद होने की तो ज़रूर हैं, मगर मेरे और तेरे जैसे गरीबों के लिए दौलत। देख, मुझे भी सरहद पार ही जाना है, मैं तुझे उसकी मुंह मांगी रकम दूंगा।
मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैंने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला तो उसकी आंखें फैल गईं। वो खुशी खुशी राज़ी हो गया। मैंने अभी नोट उसे नहीं दिया था कि पहले मैं ये इत्मीनान कर लेना चाहता था कि आया वो जिन लोगों को आज सरहद पार करवाने वाला था वो मेरे मतलूबा अफराद ही थे या नहीं। तांगे वाले ने जंजीर जोड़कर लगाम कस दी। तांगा एक बार फिर हवा से बातें करने लगा। वो अब मुझे मुगलपुरे की बजाय एक कच्ची बस्ती के झुग्गी नुमा घर में ले आया। उसने बताया कि सरहद पार जाने वाली पार्टी इधर ही आएगी। तांगे वाला उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें सरहद पार करवाने का चोर रास्ता मालूम था। घंटा गुजरा तो झुग्गी के दरवाजे के बाहर किसी ने हल्की सी सीटी बजाई। वो आ गए। तांगे वाले ने, जिसका नाम बाद में शीदा मालूम हुआ था, बेइख्तियार कहा। मेरा दिल यकबारगी तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मैं दिल में यही दुआएं मांगने लगा कि सरहद पार जाने वाली ये पार्टी फरीदू और कासम ही हों। शीदा उठकर बाहर चला गया, फिर लौट आया। उसके हमरा 3 लड़कों को देखकर मेरा दिल मसरत से धड़क उठा। उनमें 2 तो फरीदू और कासम थे, जबकि तीसरा लड़का जो उम्र से मुझ में भी खासा बड़ा और मोटा ताज़ा था, मेरे लिए अजनबी था। शायद फरीदू का ये वही दूर परे का रिश्तेदार था और यकीनन फरीदू ने कासम के साथ साथ उसे भी अपने साथ मिला लिया था और कोई बैद नहीं कि उसने ही सरहद पार पहुंचाने की भी तरकीब बताई हो। बहर तौर वो मुझे नकली दाढ़ी मूंछों की वजह से पहचान नहीं सके। इन तीनों ने उचटती सी निगाह मुझ पर डाली। मोटा लड़का कुछ ज़्यादा ही चालाक और नडर था। उसने मेरे सामने ही तांगे वाले शीदा से मुंह बनाकर कहा, तुमने तो हमसे कहा था कि सिर्फ हमें ही ले जाओगे, फिर ये कौन है? मुझे खदशा होने लगा कहीं ये कमबख्त कोई मसला ना खड़ा कर दे, मगर तांगे वाला भी एक अकाइयाँ था। बोला, ओ नहीं काका, परेशानी की बात नहीं, ये मेरा अपना ही मुंडा है। वापसी में मुझे तनहा आना पड़ता है ना, इसलिए मदद के लिए इसे साथ रख लिया। उसकी बात सुनकर वो मोटा मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। मैंने मसम्मी सी सूरत बना डाली, मगर मैं बरजीदा नज़रों से फरीदू और कासम का जायज़ा भी लेता जा रहा था। फरीदू के हाथ में फ़कत एक बड़ी सी पोटली थी। मुझे पूरा यकीन था कि काली गाप की राख इसी में कहीं पोशीदा होगी। मैं अपने मकसद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मगर अभी जल्दबाजी करके बना बनाया काम बिगाड़ना नहीं चाहता था। यूं भी ये 3 थे और मैं तन्हा। उनका तीसरा पहलवान नुमा साथी मुझे खासा लड़ाका और जंगजू महसूस हो रहा था, इसलिए मैं मुनासिब वक़्त के इंतज़ार में खामोश रहा। ज़रा देर बाद हम मुख्तसर तैयारी करने के बाद तांगे में आ बैठे। फरीदू और कासम पिछली सीट पर बराजमान थे, मैं और वो मोटा लड़का अगली सीट पर। तांगा चल पड़ा। सफ़र तवील था, इसलिए वो दरमियानी रफ्तार से घोड़े को दौड़ाए जा रहा था। निसफ घंटे तक तो सड़क पर तांगा दौड़ता रहा और उसके बाद बाएं तरफ के कच्चे में उतर गया। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर रोशन चांद चमकने लगा था। माहौल में अलबत्ता सर्दी की काट ज़बरदस्त थी। वो तीनों सिगरेट पीने लगे। मोटे ने मुझसे झूठे मुंह भी सिगरेट को नहीं पूछा था, हालांकि उसने तांगे वाले को सिगरेट की ऑफ़र की थी, जो उसने झट से कबूल कर ली। मैं वैसे भी सिगरेट नहीं पीता था। मैंने महसूस किया कि मोटा बार बार मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मगर मैं उसकी तरफ देखने से कतरा रहा था और खामोशी से मासूम सूरत बनाए बैठा था। तांगा कच्चे में काफ़ी आगे आ गया। हर तरफ गहरी वीरानी थी। ये मैदानी इलाका था जहाँ कहीं कहीं खुदरू झाड़ियों के झुंड उगे हुए नजर आ रहे थे। आसमान पर चांद टिका हुआ था। हमारा यह खुफिया सफ़र खामोशी से जारी था। यही कैसी अजीब बात थी कि इस तांगे में एक ग्रुप बदी की कुव्वतों को परवान चढ़ाने के इरादे से विराजमान था और दूसरा बदी के खिलाफ हक की कुव्वत के सहारे उसे नाबूद करने के दरपे था। फ़र्क ये था कि मैं उनके मज़मूम इरादों से वाकिफ़ था और वो मेरे नेक इरादों से बेखबर। इस तरह सरूसत मुझे उन पर फौकियत हासिल थी। चाचा, क्या हम फ़िरोज़पुर पहुंच चुके हैं? फरीदू ने अकब से तांगे वाले से पूछा। ओ ना जी, अभी कहाँ।
अभी तो हम सरहद भी पार नहीं कर सके हैं, मगर फिरोजपुर ज़्यादा दूर नहीं है। चाचा, डेरा 2 दिन कितनी दूर होगा वहाँ से? फरीदू ने दूसरा सवाल किया। इस बार तांगे वाले की बजाय मोटे लड़के ने, जिसका नाम बातों बातों में मुझे राजी मालूम हुआ था, ज़रा झिड़क कर फरीदू को जवाब दिया। तुम्हें इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? पहले फिरोजपुर तो पहुंच जाएं, वहां से खुद ही मालूम हो जाएगा। अब चुप बैठे रहो। और फरीदू अपना मुंह सा लेकर चुप हो गया। मैं मोटे राजी की चालाकी समझ गया। वो शायद अपनी मंजिल के बारे में किसी अजनबी के सामने खुलकर नहीं बताना चाहता था, मगर तांगे वाला शीदा कहाँ चुप रहने वाला था। फौरन अपनी इल्मियत झाड़ते हुए बोला, कौन सा डेरा दून पुत्र? हिंदुस्तान में तो 3 डेरा वून के जंगली इलाके हैं, तुम्हें कौन से वाले डेरा वून जाना है? सहारनपुर वाले डेरा वून। राजी के झिड़कने के बावजूद फरीदू ने बिल आखिर कहा। अच्छा, वो तो बटंडा में है, सहारनपुर तो आगे है, तांगे वाले ने कहा। फरीदू ने जैसे अपनी खजालत मिटाने की गरज से इतरा कर राजी से कहा, देखा राजी, अच्छा हुआ ना पूछ लिया, वरना हम 3 और 13 के चक्रों में इतने बड़े हिंदुस्तान के जंगलात में भटकते रहते। राजी लाजवाब सा होकर चुप हो गया। तांगे वाला हंस कर बोला, लगता है तुम लोग हिंदुस्तान के जंगलों में काला जादू सीखने जा रहे हो। अब राजी गर्दन मोड़कर फरीदू को घूरने लगा। फरीदू ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तांगे वाला खामोशी से हंसता मुस्कुराता फिर गाये चला जा रहा था। मेरे अंदर बुरी तरह हलचल मची हुई थी। फरते जोश से मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। मेरा जहन तेज़ी से सोच रहा था कि इन तीनों खबीसों के मंजिल तक पहुंचने से पहले अपना मकसद हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि राख की पोटली इस बड़ी पोटली में ही रखी होगी, जिसे फरीदू ने खुद संभाल रखा था। गोया राख की पोटली एक जादुई चिराग के असूल का सबब थी, जिसे हासिल करके फरीदू समेत कासम और राजी काले गाप का जिन अपने कब्जे में करना चाहते थे। मगर यह बहरहाल जादुई चिराग के जिन वाली कहानी नहीं थी कि काली गाप अपनी जिस्मानी हालत में जिंदा होने के बाद उनका हुक्म बजा लाता। वो ना सिर्फ इन तीनों के लिए वबाले जान बन जाता, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी एक इफरत बनकर जन्म लेता। मगर यह हकीकत मैं इन तीनों अहमकों को समझा नहीं सकता था। वो उल्टा मेरी जान को आ जाते। और फिर फरीदू तो वैसे भी अब एक कातिल बन चुका था, जिसका इल्ज़ाम मेरे और मेरे छोटे भाई उमैर पर लगा दिया गया था। मुझे ये दाग भी तो धोना था। सीधे तांगे वाले ने एक जगह तांगा रोका। चलो ज़रा देर आराम कर लें, सुबह तड़के आगे बढ़ेंगे। राजी जमाही लेते हुए तांगे के रुकने का गलत मतलब समझते हुए बोला, ना जी ना, मैं आराम के वास्ते तो तांगा नहीं रोकना। शायद सीधा तांगे वाला बोला, सरहद तो हमें मुंह अंधेरे हर सूरत पार करनी होगी। मैं ज़रा अकेला आगे जाकर हालात का जायज़ा ले आऊँ। हम सरहद के करीब पहुँच चुके हैं, तुम लोग यहाँ से बिल्कुल मत हिलना। ये कहकर सीधा तांगे से उतर गया और अंधेरे में गुम हो गया। हमारा तांगा कीकर और फलाही के जंगल में खड़ा था। चार अतराफ घूर तारीकी, और उसकी वजह ये थी कि शफाफ आसमान पर यकायक बादलों की आवारा टुकड़ियां नमूदार हो गई थीं, जिन्होंने चांद और टिमटिमाते तारों को ढांप लिया था। राजी ने तांगे में बैठे बैठे किसी बैल की तरह मुंह उठाकर नाक सकेड़ी और बड़बड़ाया, लगता है बारिश होगी। अच्छा है बारिश हो जाए, तो इस तरह हमें चोरी छुपे सरहद पार करने में आसानी होगी, कासम बोला। राजी ने मेरी तरफ बैल जैसी गर्दन मोड़कर मुझे घूरा और खरांट लहजे में बोला, तुम शीदे के साथ अब तक कितने लोगों को सरहद पार करवा चुके हो? जाने उस कमबख्त ने किस मकसद के तहत मुझसे यह सवाल किया था। ताहम मैंने बिला झिझक कहा, कुछ ठीक से याद नहीं। वैसे 15-20 बार चाचे शीदे के साथ चकरा चुका हूँ। कभी पकड़े गए? अल्लाह ना करे जी, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। लगता है तुम्हारा ये चाचा शीदा बड़ा सच्चल काम करता है, पहली बार राजी ने बेतकल्फी से मुस्कुराते हुए कहा। आहो जी, वो बड़ा होशियार बंदा है।
सरहद के सारे चोर रास्तों से खूब वाकिफ है, मैंने कहा। इस अरसे में अकबी नशस्त पर बैठे फरीदू और कासम खामोश थे। खासी देर बाद शीदा तांगे वाला भी आ गया। वो अपने गर्म खेस की बगल दुरुस्त करता हुआ जल्दी से तांगे में आ बैठा और लगाम संभाली। फिर उसने होले से चाबक मारकर घोड़े को टटकारा। क्यों चाचा, मैदान साफ है? राजी ने पूछा। आहो जी, बिल्कुल साफ है मैदान, उसने जवाबन कहा। तांगा आगे बढ़ा। अभी थोड़ी दूर चले थे कि अचानक चारों तरफ काली बट तारीकी छा गई और अगले ही लम्हे तारीक आसमान पर बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट गूंजी और फिर उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब हमारा काम और आसान हो जाएगा, सीधा तांगे वाले ने कहा। तांगे की कैनोस छत पर बारिश के कतरे मुसलसल गिर रहे थे। तेज़ हवाएं भी चलने लगी थी। सर्दी की काट में मज़ीद इजाफा हो गया था। मैं मौके की ताक में था कि किसी तरह सरहद पार करने से पहले ही फरीदू से पोटली छीन कर भाग जाऊं, लेकिन अभी ये मुमकिन ना हो रहा था। शराटेदार बारिश जारी थी। आसमानी बिजली ने भी रह रहकर कड़कना शुरू कर दिया था। तांगा वीरान जंगल से गुजर रहा था। तांगे में जुते हुए घोड़े को बुदकने से बचाने के लिए शीडे ने उसकी थोथनी पर तोबड़ा बांध दिया था। मुझे ये भी खदशा था कि कहीं काली घाप की बदरू इन तीनों को मेरी हकीकत के बारे में आगाह ना कर दे, मगर न जाने क्या वजह थी, ऐसा अब तक नहीं हो सका था। खासी देर के बाद बारिश रुक गई। हर तरफ जल थल हो गया, मगर मौसम हनूस अबर आलूद ही था। चार सौ खामोशी छा गई थी। अचानक फरीदू ने तांगे वाले को मुखातब करके कहा, चाचा ज़रा तांगा रोकोगे, मुझे हाजत महसूस हो रही है। उसकी बात सुनकर शीदा गर्दन मोड़कर सरगोशियाना लहजे में बोला, अभी ठहरो काका, हम सरहदी पट्टी से गुजर रहे हैं। बस कुछ दम को फिरोजपुर का जंगल शुरू हो जाएगा तो मैं तांगा रोक दूंगा। उसकी तंबीह पर फरीदू खामोश हो गया। उधर राजी ने सिगरेट सुलगाने की कोशिश की। सीधे तांगे वाले ने उसे रोक दिया। ना ना काका, पूरा माहौल खतरनाक और तारीक है। ज़रा भी शोला चमका तो हम पर गोलियों की बौछार हो जाएगी। उसकी सरजंश पर हम सब सहम गए और मैं ना चाहते हुए भी सरहद पार कर चुका था। मैं अपना मकसद पूरा होने के बाद वापस इसी रास्ते से लौटने के लिए रास्ता भी ज़हनशीन करता जा रहा था। उधर शीदे ने तांगे की रफ्तार तेज़ कर दी। अब हम मैदानी इलाके से गुजर रहे थे। दफतन हमें सामने किसी शख्स का हियोला दिखाई दिया। ये कौन है? मुझसे पहले मेरे साथ अगली सीट पर बैठे राजी ने सामने हाथ का इशारा करते हुए कहा। हमारे अक्ब में बैठे हुए फरीदू और कासम ने भी मुड़कर देखा। शीदे ने भी यकीनन उस पुरइसरार इंसानी हियोले को देख लिया था, मगर उसने तांगा नहीं रोका। मेरा दिल धड़कने लगा। फिर दूसरे ही लम्हे मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, अरे ये कहाँ गायब हो गया चाचा? तांगा रोको, कहीं ये सरहदी चौकी का पहरेदार ना हो। मगर शीदे ने तांगा नहीं रोका। वो पुरइसरार हियोला गायब हो चुका था। वाकई ये तो गायब हो गया हमें देखकर। राजी की पुरतशवीश आवाज़ उभरी। यूं ही हमारा वहम होगा, बस चुप के बैठे रहो, शीदे ने कहा। इस ख्याल से मैं लड़त गया कि कहीं ये पुरइसरार हियोला काली गाप की बदरू का तो नहीं था। मैंने मतविश जहन के साथ सोचा और फिर अगले ही लम्हे मेरे चेहरे से एक सर्द हवा का झोंका टकराया। मैंने उसकी सर्दी की काटदार लहर पर महमूल किया था। अचानक फरीदू ने चिल्लाकर कहा, चाचा तांगा रोको, तांगा रोको। हम सब चौंक गए। शीदे ने भी बेइख्तियार घोड़े की लगामें खींच दी। राजी, ये वकार है, होशियार। अचानक फरीदू ने अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ घूरते हुए राजी से कहा और मैं अपनी जगह सुन होकर रह गया। ये क्या बोल रहा है तू? तुझे कैसे पता चला? उसने मेरी तरफ एक नज़र देखकर फरीदू से पूछा। वो पुरजोश आवाज़ में बोला, अभी अभी काली गाप ने मेरे कानों में सरगोशी करके बताया है। मेरी बात का यकीन कर राजी, ये वकार ही है। वही हुआ। काली गाप की बदरू ने मौका पाते ही फरीदू को मेरी असल हकीकत से आगाह कर दिया था। मेरा भांडा फूट चुका था। मैंने आओ देखा ना ताओ पीछे से हाथ बढ़ाकर फरीदू की गोद से पोटली उचक ली और तांगे से नीचे छलांग लगा दी। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वह सब अपनी जगह सुन होकर रह गए। मगर फिर दूसरे ही लम्हे तीनों भी बीक वक़्त तांगे से छलांगे लगाईं
اور مجھے للکارتے ہوئے میرے پیچھے دوڑے۔ کیچڑ ہونے کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں دقت ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ میرے تعاقب میں دوڑنے والوں کو بھی اسی مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ میں کئی بار پھسلتے پھسلتے بھی بچا، مگر میں نے اپنی رفتار نہیں گھٹائی۔ اس کے باوجود میں فوراً مار کھا گیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے میرا پاؤں ایک چھوٹے سے کیچڑ زدہ کھالے پر پڑا اور میں پھسلتا چلا گیا۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، مگر منہ کے بل گر پڑا۔ وہ تینوں مجھ پر پل پڑے۔ فریدو نے سب سے پہلے میرے ہاتھوں سے پوٹلی جھپٹی۔ راضی نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں تینوں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے سے قاصر تھا۔ فریدو بولا، راضی چھوڑو اسے، چلو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ تینوں مجھے کیچڑ میں لت پت کر کے واپس تانگے کی طرف دوڑے۔ میں بھی اٹھا۔ میرے کپڑے اور جسم کیچڑ میں آلودہ ہو چکے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں ان تینوں کے پیچھے دوڑا اور وہ تینوں سامنے جاتے ہوئے مجھے نظر آ گئے تھے۔ فریدو البتہ گاہے بگاہے پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا۔ وہ گنجان علاقہ تھا، ان کی مجھ پر نظر پڑنا محال تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ تینوں تانگے پر بیٹھے اور تانگا جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں بے بسی سے تلمرا کر رہ گیا، مگر میں نے تو اپنے نیک مقصد حاصل کرنے کا پکا تہیہ کر رکھا تھا اور ہمت نہیں ہاری، اور میں تانگے کے تعاقب میں تیز تیز دوڑنے لگا۔ کیچڑ کی وجہ سے اس کے پہیوں کے نشانات واضح تھے۔ آسمان پر برسنے کے بعد اب شفاف ہو گیا تھا۔ میں چاند کی روشنی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ویسے بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں ان کے تعاقب میں کامیاب نہ ہو سکا تو خود ہی اپنے طور پر کالی دیوی کے راماسی مندر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں ان تینوں کی منزل سے اب مکمل طور پر واقف ہو چکا تھا۔